गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिलीप गुप्ता आप लोगों को 10वीं कक्षा का विज्ञान पढ़ाता हूँ। मेरा अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल द एक्सिस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपना अध्याय एक समान और सरल विधियों द्वारा पढ़ते रहें। तो आज हम लोग 10वीं का विज्ञान का पहला अध्याय का तीसरा पार्ट रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार का वर्णन करेंगे, जिसमें से हम दो अपक्रियाओं को संयोजन और वियोजन पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे विस्थापन के बारे में। यानी विस्थापन क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया जो होती है वह क्या होता है, उससे कहेंगे कि यह विस्थापन हुआ है। तो सबसे सामान्य तरीका हम यह देखें कि विस्थापन का अर्थ ही होता है अपना स्थान परिवर्तन करना। विस्थापन का अर्थ होता है अपना स्थान परिवर्तन करना। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब कोई तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तब उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम यह कह सकते हैं कि जब किसी अपक्रिया में कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ हटा या विस्थापित कर दिया जाता है तो उस प्रकार की अपक्रिया को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखें कि आयरन कॉपर सल्फेट के साथ मिलकर के आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को अलग कर देता है। यानी यहाँ पर कहा जाए कि ये ए, ये बी और ये सी है, तो ए के साथ BC मिला है। तो यहाँ पर हम देखें तो ए हमारा Fe है और SO4 क्या है, C है। तो AC मिल गया और B को क्या किया है, C अपने से अलग कर दिया है। तो यहाँ पर BCU का यानी कॉपर का स्थान परिवर्तन हुआ। जैसे कि यहाँ पर देखें जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ है और Cu यानी कॉपर को अलग कर दिया गया है। और यहाँ पर देखा तो Pb लेड यानी लेड प्लस कॉपर क्लोराइड को मिलाने पर लेड क्लोराइड और कॉपर अलग हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब कोई तत्व अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है तब उस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल A प्लस BC, तो ये A या तो B के साथ मिल सकता है यानी A B बना सकता है और प्लस C कर सकता है, या तो AC प्लस B कर देता है। यानी कोई एक क्या हो गया, अलग हो जाएगा और उसके साथ का टूट करके दूसरे के साथ जुड़ जाता है। तब इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। हाँ तो अब रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार का चौथा अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया हम पढ़ेंगे। द्विविस्थापन अपक्रिया वे अपक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अथवा जब किसी अपक्रिया में सभी तत्व अपना स्थान परिवर्तित कर दूसरे तत्व के साथ मिल जाते हैं तो उस प्रकार की अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं।
जैसे कि देखा जाए तो सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ मिलकर के बेरिलियम सल्फेट प्लस सोडियम सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार सोडियम सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर तो बनाते हैं H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर देखा जाए तो दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो कॉपर क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिल गया है, यानी कि यहां पर बनेगा CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि 2HCl। तो यहां पर देखा जाए दोनों अपना स्थान परिवर्तन निरंतर कर रहे हैं। जैसे कि हम इसको A B प्लस सी डी AB प्लस सी डी, यानी कि यहां पर A D के साथ मिल गया है, A D के साथ मिल गया है और यहां पर Cl2H2 के साथ मिल गया है, यानी कि B C के साथ मिल गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB अपना स्थान परिवर्तित करके दूसरे के साथ जुड़ जाता है, यानी AB प्लस सी डी इक्वल टू AB का AC का सकते हैं या तो फिर BD का सकते हैं। या तो AB CD के साथ मिलेगा तो AD बनाएगा और प्लस BC कर देगा। तो इस प्रकार से जब कोई अपक्रिया अपना स्थान परिवर्तित कर दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाते हैं, यानी दो रहेंगे तो दोनों आपस में यदि परिवर्तित होंगे तब उसे द्विविस्थापन कहेंगे। यदि एक होगा तो एक ही होगा। जैसा कि हम लोग विस्थापन में देखे हैं कि A प्लस बी सी क्या किया है, A B के साथ ऐड होकर C का निर्माण किया है, या तो फिर A C के साथ जुड़ करके B का निर्माण किया है। जब एक के साथ सिर्फ यानी एक स्थान परिवर्तन होगा तो उसे सिर्फ विस्थापन कहेंगे, और जब दोनों का स्थान परिवर्तन होगा तो उसे द्विविस्थापन कहेंगे, ठीक है। तो अगला हम पढ़ेंगे रिडॉक्स अपक्रिया। अब रिडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की वृद्धि दोनों एक साथ होती हैं, तो उस प्रकार की अपक्रिया को रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यानी जब किसी अपक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है तो इस प्रकार की अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब इन्हीं को हम लोग अपचयन तथा उपचयन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक स्थान पे अपचयन हुआ है और दूसरे स्थान पे उपचयन हुआ है। अब रिडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ अपक्रियाएं होती हैं, तब जाकर के क्या होता है, रिडॉक्स अपक्रिया हम लोग कहते हैं। तो हम लोग अब आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम में ऑक्सीकरण अपचयन के स्थान पर दूसरा नाम दे देता है, तो हम कैसे कहेंगे कि नहीं ये यही ऑक्सीकरण हो रहा है, रिडॉक्स इसमें हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। अब कैसे पहचान करेंगे कि अब ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे होंगे, तो हम अभी बता देते हैं कि हम सबसे आसान तरीका देखेंगे और बता देंगे कि इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है फिर या अपचयन हो रहा है। तो पहले तो हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक ही ऑक्सीकरण और अपचयन के तीन तीन नाम होते हैं, यानी कि दूसरे नाम से भी वो क्या करता है, परिवर्तित कर सकता है, बता सकता है कि यह ऑक्सीकरण है या अपचयन है। तो यहाँ पर आइए हम देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर क्या है, ठीक है। ऑक्सीकरण ठीक है, ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन कहते हैं। क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे, ठीक है। या फिर उसका नाम एक और होता है उपचायक। क्या होता है, उपचायक। और ऑक्सीकरण को हम लोग उसका अपोजिट यानी कि ऑक्सी कारक कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑक्सी
कारक कहेंगे और उपचयन को अपचयन कहेंगे। उपचायक को अपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचायक कहेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है। और हाइड्रोजन की कमी होती है। हाइड्रोजन की क्या होगी? कमी होगी। हाइड्रोजन की कमी हो गई। यहां पर देखा जाए तो प्लस आयन की वृद्धि होती है। क्या होगी? प्लस आयन की वृद्धि होगी और ऋण आयन की कमी होगी। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तब उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे। जब हाइड्रोजन की कमी होगी तब ऑक्सीकरण कहेंगे। जब यदि किसी अभिक्रिया में X प्लस आयन की वृद्धि होगी तब हम ऑक्सीकरण कहेंगे। माइनस आयन की कमी होगी तब ऑक्सीकरण कहेंगे। तो अब देखिए अपचयन में क्या होता है, कैसे सिम्टम्स होते हैं अपचयन में, कैसे कहेंगे किसमें अपचयन हो रहा है। तो अब बस इसी की क्या होगा, यहाँ पर वृद्धि हो रही है ऑक्सीकरण में O2 की, तो यहाँ पर O2 की क्या हो जाएगी? कमी। क्या हो जाएगी? कमी। और हाइड्रोजन आयन की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। हाइड्रोजन आयन की वृद्धि होगी और धन आयन की कमी होगी। ठीक है। इसके बाद ऋण आयन की वृद्धि होगी। ऋण आयन की क्या होगी? वृद्धि होगी। इस प्रकार हम ऑक्सीकरण और अपचयन में दोनों में आसान तरीके से पर अंतर समझ लेते हैं। ठीक है। और जब किसी यह दोनों अपक्रियाएं जब किसी एक अपक्रिया के साथ मिलकर होती है, यानी कि ये दोनों अपक्रियाएं जब एक अपक्रिया में होंगी तब जाकर उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है। तो अब रेडॉक्स अपक्रिया को देखा जाए तो ऑक्सीकरण और अपचयन यानी रेडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहेंगे? वे अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उस प्रकार की अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहेंगे। और अपचयन में क्या होता है? वे अपक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस प्रकार की अपक्रिया को ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक अपक्रिया कहेंगे। ऑक्सीकारक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि O पॉजिटिव हमेशा प्लस होगा, बढ़ता हुआ रहेगा, और हाइड्रोजन माइनस होगा, यानी कि हाइड्रोजन हमेशा कमी होगी। ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, तब जाकर ऑक्सीकरण अपक्रिया। और जब हाइड्रोजन की वृद्धि क्या होगी? वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होगी, तब जाकर के उस अपक्रिया को हम लोग ऑक्सीकारक या अपचयन या अपचायक अपक्रिया कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड को तोड़ करके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का हम लोग देखें तो 2 इसका होगा, 2 इसका, यानी कि 4। यहाँ पर 50% क्या है? ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 100% ऑक्सीजन है। ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर कितना है? मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो कुल मिलाकर 100 हुआ। तो आधा ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 50% ऑक्सीजन हुआ और 50% मैग्नीशियम हुआ। ठीक। तो यहाँ पर 100% ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर 2SO2 देखा जाए तो H2 यहाँ पर ऑक्सीजन 4% और सल्फर यहाँ पर ऑक्सीजन देखा जाए 6 में से 4 है और S कितना है? 2 है।
तो यहाँ पर दो तो अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर 100% क्या है, ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हुई, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, यानी कि यह क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यहां से यहां किया जाए तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ऑक्सीकरण। क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीकरण। यहां पर भी यही हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब यहां पर देखा तो यहां पर हाइड्रोजन में कमी हो रही है, तो यहां पर तो ऑक्सीकरण होगा ही होगा, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन में कमी हुई है, यानी कि परसेंटेज इसके क्या हुए हैं, कम हो गए हैं, तो यहां पर होगा अपचयन। क्या होगा, अपचयन। यहां पर भी क्या होगा भाई, अपचयन। क्या होगा, अपचयन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं। तो ऑक्सीकरण आपको समझ में आ गया होगा जहां तक हमारी उम्मीद है, और अपचयन भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम बता देते हैं कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, और अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। तो हम इस प्रकार से देख करके बता सकते हैं कि किस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, और किस अपक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहे हैं और किस अपक्रिया में अपचयन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में जान सकते हैं। तो हमारा आज रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार का पांचों प्रकार की अपक्रियाओं का वर्णन हो चुका है। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी आती हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उसका आंसर पा सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।